नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्ती में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक आते ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नाम का एक शिगुफा राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। वैसे इसको शिगुफा कहना गलत होगा, दरअसल ये एक सिनिस्टर रीडिजाइनिंग है सोसाइटी की, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का बात कही, उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम भारत में जितनी भी वेल्थ है, मतलब जिसके पास जहाँ जितना पैसा है, हम उसकी मैपिंग करेंगे। उसके बाद उनसे सबसे छीन के और उसके बाद हम इसको जिसमें बांटना है उसमें बांट देंगे। यह उनका कहना है कि मतलब पैसा लेकर सब पूरे देश में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब आप पूछिए मुझे ये सिनिस्टर डिज़ाइन क्यों लग रहा है। देखिए, इस समय जब ये बात राहुल गांधी ने कही तो अकेली राहुल गांधी ने नहीं कही, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सैम पित्रोदा ने, चिदम्बरम ने, राशिद अल्वी ने, उदित राज ने, सब ने इसके साथ हाँ में हाँ मिलाई। इसको अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। तो पहली बात तो ये एक डिज़ाइन है जिसपे सब मिलके काम कर रहे हैं। अब ये सिनिस्टर क्यों है? पिछले बहुत दिनों से, बल्कि कहना चाहिए कुछ दशकों से, धीरे धीरे जो है कांग्रेस वो साम्यवादियों के प्रभाव में आती जा रही है। अब तो कहा सुनने में ये भी आता है, अब मतलब सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार कौन है? सीताराम येचुरी हैं, जो शुद्ध मार्क्सवादी हैं, पूरे देश में नकार दिए गए, कहीं उनकी सरकार नहीं रही। केरल में जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, अगर हम मान लें उनकी मिली हुई सरकार है, सभी प्रकार के कम्युनिस्टों को उसमें हिस्सा देने को तैयार हो जाएं, तो वो भी सरकार इस तरह से चल रही है कि कहा जाता है कि उस छोटे से प्रदेश का जो घाटा है वो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है। मतलब वो घाटा जैसे किसी कंट्री का गिना जाता है, वैसे ही टोटल उनका जो साइज है जीडीपी का, उसके हिसाब से वो घाटे में चल रहा। और अभी पिछले दिनों वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं गए थे, और वो कह रहे थे कि सरकार को आप मजबूर करिए कि हमको वो एक्स्ट्रा पैसे दे। वो बात अलग है, सरकार ने कहा कि नहीं भाई, आप अपने तरीके से अपना काम चलाइए। तो उनसे ये सलाह लेते हैं। अच्छा, कम्युनिस्टों से सलाह लेना आज का नहीं, बड़ा पुराना फैशन है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के ही कहने से जो बैंकों का सरकारीकरण किया था वो था, बैंकों का सरकारीकरण किया था और जो राजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया था। देखिए, मैं कोई राजघराने से ताल्लुक़ नहीं रखती, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात समझती हूँ कि अगर सॉवरेन गवर्नमेंट ने एक वायदा किया था, उस वायदे को बाद में सरकार आके तोड़ कैसे सकती है? जो सरकार होती है, जो सरकार का निज़ाम होता है, सरकार की बात की वैल्यू होती है, सरकार पे क्यों भरोसा करती है जनता? इसीलिए करती है। तो जब सन 47 में उनको प्रीवी पर्स का वायदा किया गया था और उसको इंदिरा गांधी ने छीन लिया था इन्हीं साम्यवादियों के प्रभाव पर, बैंकों का उन्होंने निजीकरण से सबका सरकारीकरण कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ आज तक कोई बता नहीं पाया। हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स कुछ धांधली करते थे, तो क्या ये ज़्यादा उचित नहीं होता कि एक फ्रेमवर्क बना के उनके ऊपर नकेल कसी जाती और उनको ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए मजबूर किया जाता? इसके बाद प्राइवेट बैंक का क्या हाल हुआ है, ये हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं है। अंत में जब बिजनेस के लिए माहौल को खोला गया, मनमोहन सिंह जी ने, जब पीवी नरसिम्हा राव ने जब ये खोला और कहा कि हाँ बिजनेस होना चाहिए देश में, उस समय ये प्राइवेट बैंक्स को आना पड़ा। सरकारी बैंक इक्विप्ड नहीं थे उसको उस तरीके से काम करने के लिए। सरकार ने एयरलाइंस चलाई, सरकार एयरलाइंस नहीं चला पाई। सरकार ने होटल चलाए, वो सारे होटल घाटे में चले। सरकार ने एचएमटी चलाई, एचएमटी घाटे में गई। एक कितने ही नाम है, क्या क्या गिनाऊं। सरकार रेलवे चलाती है, बिजली चलाती है, ट्रांसपोर्ट का काम देखती है, सब घाटे में जाता है, लेकिन सरकार चला रही है। तो ये बात हुई कि ज़रूरी चीज़ों की। अब जो साम्यवाद है, जो साम्यवाद कहता है कि जो भी वेल्थ होगा वो सब में बराबर बांटा जाएगा, कोई भी वेल्थ ना एक्यूमुलेट कर पाएगा ना एक्स्ट्रा कमा पाएगा। अब आप ये मुझे बताइए, एक डॉक्टर बनता है, यहाँ मैं फिर बता दूं, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। एक लड़का जब डॉक्टर, एक बच्चा बनता है तो 10वीं पास करने के बाद मेरे ख्याल है लगभग उससे 10 से 12 साल लगते हैं उसको डॉक्टर बनने में, और वो बच्चा 8वीं क्लास से इतनी मेहनत कर रहा होता है। आप उसको पैसे नहीं कमाने देंगे? वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर उसको बैठे बैठे डोल ही मिलना है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे। ये एक उदाहरण है। ऐसी बहुत चीज़ें क्रम्बल होती चली जाती हैं। अब जब बात यह है कि कोई काम नहीं करेगा, बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करेगा? इंदिरा गांधी के ज़माने में एक बार उन्होंने एक सर्टेन स्लैब के ऊपर कमाने वालों के लिए उन्होंने समथिंग 93% या कुछ इतना टैक्स लगा दिया था। उस समय क्या हुआ था, लोगों को काम करना था और ब्लैक में काम इतना ज़्यादा होने लगा, तो जो एक पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनॉमी चली है उसी समय बहुत ज़्यादा शुरू हुई, जिसको आज तक भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और शायद वो भी ना पाए, मुझे तो ऐसा लगता है। ब्लैक मनी हर जगह चलती है लेकिन एक रेशियो होता है, यहाँ पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहाँ चलती है।
तो उस समय आपको नहीं पता होगा, अगर आप पढ़िए कहीं रिसर्च करके देखिए, तो हमारे यहाँ के जो बिजनेसेस थे वो काफ़ी डूबने लगे थे। इसके बाद ऐसे ही 10-15 साल पहले भी एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा था, बिजनेस नहीं करना चाह रहा था। तो बिजनेस के लिए जब तक आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, वेल्थ जनरेट करना गुनाह नहीं है। अब देखिए, दुनिया में दो सबसे बड़े साम्यवादी देश माने जाते हैं, एक रूस और एक चीन, दो माने जाते हैं। रूस जो था, रूस की तो व्यवस्था पूरी डिसइंटीग्रेट ही हो गई इस साम्यवाद को लेके चलते हुए। रूस ही डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। चाइना ने समय रहते इस चीज़ को समझ लिया और उसने अपने साम्यवाद का रूप बदल दिया। जो ये शुद्ध साम्यवाद भारत में लाने की बात कर रहे हैं उस रूप में नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इस समय सबसे ज़्यादा जो बिलियनर्स हैं वो चाइना में ही है। सबसे ज़्यादा बिलियनर्स चाइना में, उनका नंबर है, एक ये हुर्सन ग्लोबल लिस्ट है, उसके हिसाब से 814 बिलियनर हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और जो पूंजीपति अमेरिका है वहाँ सिर्फ 800 बिलियनर हैं। रूस में भी 120 बिलियनर हैं, जबकि पिछले दिनों से वो यूक्रेन युद्ध के चलते उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई है बिजनेस करना, और उनके ऊपर जो सैंक्शंस लग गए हैं। फिर भी वहाँ जहाँ ये चीज़ फेल हुई है, और अगर आप उठाकर देखें तो चीन में और रूस में जनता की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जबकि जो शुद्ध पूंजीवादी यूरोपियन देश हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, यूएसए हो, ये शुद्ध पूंजीवादी देश हैं। लेकिन एक होता है जिम्मेदार पूंजीवाद, तो एक उत्तरदायी जिम्मेदार पूंजीवाद होता है, रिस्पॉन्सिबल जो कैपिटलिज्म होता है वो उनके यहाँ है। तो वेल्थ जनरेट हुई, सरकार ने भरपूर टैक्स लिया, और उसके बाद उन्होंने, सरकार ने ये इंश्योर किया कि उस देश में कोई भूखा ना रहे, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, और कोई मेडिकल फैसिलिटी से वंचित ना रहे। मैं देखती हूँ यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, वो अच्छे से जो ईज ऑफ बिजनेस है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जाता है। वेल्थ क्रिएटर को, वेल्थ जनरेटर को जो है नीची निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन सरकार टैक्स लेती है और उस टैक्स से इंश्योर करती है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, या कह सके कि आपको कोई काम सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, देश में ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम मिल पाए, तो आपको पैसा मिलता है। हर बच्चे को बेसिक से लेके हाईएस्ट जितनी आपको एजुकेशन चाहिए वो फ्री मिलती है। हर एक को, हर नागरिक को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। कठिन से कठिन बीमारी हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। लेकिन वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर आपको लगता है यू कैन पे, और ये जो सरकारी है ये हमारे लायक नहीं है, तो आप जा सकते हैं गैर सरकारी में, निजी में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बेसिक व्यवस्था सबके लिए रखी गई है। लेकिन अगर हमारे देश में जिस तरह की पूंजीवाद की बात हो रही है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पूंजीवाद नहीं है। अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ पर उन्होंने पैसा कमाने की छूट दी, लेकिन सरकार ने वहाँ पर इस जिम्मेदारी पे आई कि भाई हम किसी भी नागरिक को, अगर वो किसी वजह से उसके पास पैसा नहीं है या वो नहीं कमा सकता है, तो उसको हम पूरी सुविधा देंगे। मैटरनिटी लीव मिलती है, फुल पेड मिलती है। आप किसी भी नौकरी में हो, जो आपकी लास्ट सैलरी होती है उसके हिसाब से सरकार देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भी काम नहीं करेगा, अगर कोई नहीं काम करेगा तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स नहीं कलेक्ट होंगे ना। भाई देखिए, नमक का पैकेट और दिया सलाई खरीद के तो आप सरकार को क्या ही टैक्स दे लेंगे। फिर जब सरकार सारा पैसा आप ही को दे रही है तो फिर बाकी का काम कैसे होंगे? तो मेरी समझ में एक जो मॉडल फेल हो चुका है उसको भारत में वापस लाना कहाँ की अकलमंदी है? कोई भी अकलमंदी नहीं है। फिर अगर आप पैसा बांटने की बात करते हैं, आप आज डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग करके करने की बात करते हैं। देखिए, मेरे पास एक डेटा है कि जो मिस्टर अंबानी है, उनकी टोटल जो उनकी वेल्थ है, उनकी पर्सनल जो है 7.65 लाख करोड़ है, और जो हमारी टोटल आबादी है वो 140 करोड़ है। अब अगर आप एक बार अंबानी, मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रही हूँ, एक बार आपने अंबानी की सारी जो चीज़ वेल्थ ले ली और सब में बांट दी, तो पर पर्सन करीब 5,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सबको 5,500 मिल गए, अंबानी को भी 5,500 मिल गए। अब बताइए, अंबानी का दिमाग खराब है कि वो दोबारा मेहनत करे? नहीं करेगा, वो भी कहेगा 5,500 ठीक है। लेकिन जो लगभग 3,85,000 आदमी जो अंबानी के यहाँ डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, और इससे 2 गुने से भी ज़्यादा जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब इस सबको आप 5 से गुणा कर दीजिए, एक परिवार में 4 से 5 का औसत लेके। इतने लोग जब इनके 5-5 हज़ार खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ से तो उसको तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी, वो तो आपने सब काम ही बंद करा दिया। तो एक इतना
अजीब सा ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी का मॉडल। अच्छा, वामपंथ की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये लोग बड़े मजे से अपने ऑफिस में बैठ के कहते भी हैं, ये जो चल रहा है ना पहले इसको तोड़ना है। उनसे पूछो तोड़ देंगे, ऑल्टरनेट क्या है, बोले ऑल्टरनेट की बाद में सोची जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये कोई हमारा घर नहीं है कि हम पहले ये दीवार गिरा देंगे फिर सोचेंगे इसमें कौन सी, यहाँ पे एक पर्दा लगाएं या दीवार। ये तो एक बार जब आप देश का सिस्टम ध्वस्त करते हैं तो उसको वापस अपने पाँव में खड़े होने में दशक नहीं सदी लग जाती है। मुश्किल से हमारे देश ने खड़ा होना, लाइन पकड़ना शुरू किया है। तो ये एक जो टिपिकल क्या कहना चाहिए एनार्किस्ट जो वामपंथी हैं उनके जो वाक्य हैं वो राहुल गांधी के मुंह से निकल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे जो लोकल कम्युनिस्ट हैं वो हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं जिनको विध्वंस पसंद है, जिनको एनार्की पसंद है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। अब आप मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मान लें या कुछ और मान लें, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक के बाद एक कंट्रीज को में अनार्की फैला रहे हैं, ला रहे हैं, अव्यवस्था ला रहे हैं और उससे उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा उठाना है। अब एक स्रोत है, सूत्र है मेरे जिनके बारे में जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने सुना था इंटरव्यू कि जब ओबामा बने राष्ट्रपति पहली बार तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को बदल दूंगा। और जो उन्होंने जो नीतियां लाई, जो कि उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रपति अब है तो वही नीतियां आगे बढ़ रही हैं, वो वाकई अमेरिका को बदले डाल रही हैं। अभी मैं आपको कुछ एक वाक्य बताती हूँ। ये नॉर्थहैम्प्टनशायर में, ये वैसे ये यूके की बात है, वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते थे। उनका अपना उन्होंने रिटायरमेंट एक हाउस बनाया था लास्ट का जीवन अपना बिताने के लिए। उनके पास एक कॉरपोरेशन का नोटिस आता है कि आपको इतने पैसों में अपना ये बेच देना है। अब वो जो पैसा उनको ऑफर किया जा रहा था मार्केट रेट से बहुत कम था। पूछा गया कि क्यों हमको बेच देना है? बोले ताकि इसको सरकार ले ले और उसके बाद सरकार इसमें यहाँ पर रिफ्यूजीज को रखेगी। अब बड़ा हो हल्ला हुआ वहाँ शहर में, मतलब सिविल सोसाइटी में, लेखकों ने, अखबार वालों ने इससे बहुत लिखा, बहुत शोर हुआ। तो फिर उससे सफाई दी उन्होंने कि भाई ये नोटिस गलती से चला गया था। लेकिन लोकल लोग कहते हैं ऐसा कुछ गलती से नहीं गया था, ये पर्पसली किया गया था। इसके बाद न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल, उनकी ओर से एक वो अमेंडमेंट टाइप का आया है, एक नोटिस आया है कि अगर कोई भी आपके घर, पहले तो रिफ्यूजी शब्द था उसको बदल के बाद में टेनेंट कर दिया गया, आपके घर में रहने लगा है और वो आपको किराया नहीं देता है, आप उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते, आप उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी अच्छी भावना होगी, जरूर रही होगी कि भाई, और सच भी है कि अगर किसी वजह से आज कोई किराया नहीं दे रहा तो आप उठा के सड़क पर मत निकाल दीजिए। लेकिन टिपिकल वामपंथी डिज़ाइन, आगे सोचा ना पीछे सोचा। जबकि जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है उसको रहने की जगह मुहैया कराना सरकार का काम है। भले सरकार एक ऐसे किसी इशू पे काम करने के लिए सेस लगा दे, एक्स्ट्रा टैक्स ले ले। अब इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ कि मतलब लोग उस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में लोग घर में घुस जाते हैं। आप दरवाज़ा खोलते हो, घर में घुसते हैं, आपके सोफे में बैठ जाते हैं, कहते हैं हम आज से यहीं रहेंगे। आप उनको भगा नहीं सकते। अगर आपके किचन से वो खाना खा लेंगे आप उन्हें मना नहीं कर सकते, आपको वो तंग करेंगे आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टोल फ्री नंबर है, वो मिला के वो पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस जो लैंडलॉर्ड है उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक अपराध हो गया है। ये अब क्या है कि जो सिस्टम चल रहा है, लोग रह रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हैं, आगे इसका एंड कहाँ जाएगा पता नहीं। अब फिर क्या होगा कि जिसको आपने निकाल दिया ना, क्या वो किसी और के घर पे जाके बैठ जाएगा? एंड क्या होगा इसका? इसी तरीके से मैंने सुना कि न्यूयॉर्क में वहाँ उन्होंने कुछ स्कूल्स को बंद किया, कुछ हॉस्टल्स को बंद किया और वहाँ पर बोले रिफ्यूजी रहेंगे, बच्चे अब घर से पढ़ाई करेंगे, होम स्कूलिंग करेंगे। अब पेरेंट्स हल्ला मचा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, इसमें कुछ हो नहीं पाया था। इसके बाद एक उन्होंने न्यूयॉर्क में क्या किया, बड़े बड़े जो होटल्स थे उनको बहुत पैसा देके बोले वी शट डाउन द होटल और आपके होटल में हमारे रिफ्यूजीज रहेंगे। अब आप सोचिए कि सरकार कुछ इससे बेहतर इंतजाम कर सकती थी उन लोगों के रहने का। क्यों? क्योंकि जब आपने होटल बंद किए, पहले तो आपने बड़ा हेफ्टी अमाउंट होटल वालों को दिया, लेकिन जो भी आपने दिया होटल वाले के रेगुलर इनकम से तो वो कम ही था, टैक्स आना आपको बंद हो गया। अभी सरकार दो जगह घाटे पे जा रही है, तो क्यों ना पहले आप रिफ्यूजी लाने के पहले उनका कुछ इंतजाम करिए। लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वामपंथी डिज़ाइन ये कहता ही नहीं है। वामपंथी डिज़ाइन कहता है कि हम पहले काम करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको हम तितर बितर कर देंगे
उसके बाद क्या करना है फिर हम सोचेंगे। यूजुअली वो सोचते ही नहीं है। अब हमारा करने का क्या है? क्या हम दो में से किसी एक रास्ते पर रहें कि या तो एक वामपंथी कियोस्क को ले आए, या फिर जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें और उसको और ख़राब होने दें? तो एज अ वोटर हम लोग को शायद इससे कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। ये हम सब लोगों को मालूम है कि पार्टी अंत में तो पब्लिक सेंटिमेंट पे जो जिम्मेदार पार्टी है होती है वो चलती ही है। लोग कहते हैं कि वोट की कीमत थी कि 370 हटा। मैं कहती हूँ क्यों नहीं हम लोग इस वोट की कीमत को और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें। हम वोट की, वैसे तो सरकार ने बहुत से काम किए हैं, शौचालय बनवा रही है, जल कर योजना शुरू करी है। हम सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं इसको बेटर करो। हम लोग के यहाँ जो शिक्षा में शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है, और जैसे जो जब बच्चा हमारा पहली बार स्कूल जाना होता है तो एडमिशन की जो मारामारी होती है, उस सब के पीछे एक ही वजह है कि लोग ज़्यादा हैं और सीट्स अवसर कम हैं। हम लोग सरकार पे इस बात पे दबाव डाल सकते हैं कि आप और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, कुछ तय करिए कि इतनी पॉपुलेशन पे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, वो स्कैटर्ड होकर सब जगह खोलें ताकि बच्चों को दूर दूर पढ़ने ना जाना पड़े। जैसे कि जो छोटे स्कूल्स होते हैं, जो मॉन्टेसरी स्कूल 5th तक के स्कूल होते हैं, उसके ऊपर मिडिल स्कूल होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है पढ़ाई की उसमें इतना डिफरेंस क्यों हो? क्यों नहीं उनको एक नियम के अंतर्गत लाया जाए? क्यों नहीं टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी की जाए कि एक बच्चा जब बड़ा अब स्कूल जाने की उम्र आए तो उसके घर का जो सबसे पास का स्कूल हो, निश्चिंत होकर पेरेंट वहाँ भेज पाएँ, उनको निश्चिंतता रहे कि इस स्कूल में भी पढ़ाई उतनी ही अच्छी है जितनी 12 किलोमीटर दूर के स्कूल में है। क्यों ना हम लोग सरकार से इस बात पे दबाव डालें कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनका सरकार जाल बिछाए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वर्किंग हो, चलते हुए हों। सिर्फ शहरों में नहीं होने चाहिए, गाँवों में भी होने चाहिए, दूर दराज की छोटी छोटी जगहों में होने चाहिए। क्यों ना हम सरकार पे इस बात पे दबाव डालें कि जनसंख्या का अनुपात निश्चित हो, उसमें इतनी जनसंख्या के पीछे इतनी मेडिकल कॉलेज की सीट्स होंगे और इतने डॉक्टर्स होंगे। बजाय इस वामपंथी कियोस्क के हम लोग एक जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट की बात कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम जैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो बनाती हैं, नागरिक भी अपना मैनिफेस्टो बनाएं और उस चीज़ को सामने रखें। अगर सब लोग सेम होकर एक ही तरीके से सोचेंगे तो इस पे सोचना बंद कर देंगे कि किस कास्ट को वोट देना है, इस वजह से उस वजह से। एक जब हम केंद्र सरकार को वोट देने की बात करते हैं तो क्यों ना हम लार्जर इश्यूज पे सोचें, हम लोग पॉलिसी मैटर्स पे सोचें। इस साम्यवाद से आप निश्चित मानिए अभी का सिस्टम जो है वो 10 गुना अच्छा है। और जब हम लोग जब शिक्षा की, ट्रांसपोर्ट की, एजुकेशन की, बिजली की, बेसिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे, पीने के पानी की, तो वो इससे 1000 गुना अच्छा होगा। तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि एज अ वोटर हम लोग क्या सोचें, इस पे बात करी जानी चाहिए। हम लोग नेताओं को बहुत सिखाते हैं, हम लोग वोटर्स को भी सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वोटिंग राइट है, हम उसको इस्तेमाल करें। हम वोट देने ज़रूर जाएं, किसको जिताना है, क्यों जिताना है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने रखी जाए और वोट दिया जाए। देखिए, अगर हम जाति पे वोट देंगे तो जाति के समीकरण पर ही कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, चाहे वो योग्य हों या ना हो। अगर हम मतलब बहुत से लोग करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वोट देते हैं। अगर इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर वोट दिया जाएगा तो छोटे छोटे मन के लोग चुनकर आएंगे। आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस विषय पे हम लोग इलेक्शन के बाद दोबारा बात करेंगे। नमस्कार।